कहाँ से आ रहे हो बेटा? पूना से? सूरत। और कहाँ जा रहे हो? इलाहाबाद। आप पानी पीना है, ठंडा पानी है, अच्छा बढ़िया। आ जाओ बेटा। कल एक खबर है कि रामायण के आखिरी एपिसोड को, जो एक महाकाव्य है, और कल उस महाकाव्य की नायिका महारानी सीता जी, उन्होंने पुरुष प्रधान समाज के एक फैसले के प्रतिकार में अपने आप को धरती में समा लिया था। बहुत सारे लोग इस रामायण को देख रहे थे। कहा गया 8.25 करोड़ लोग देख रहे थे, और उनमें से बहुत सारे लोग रो दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने अपना रिएक्शन व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया, और उनके हिसाब से उस महाकाव्य में सीता जी के साथ अन्याय हुआ था। ऐसी अभिव्यक्ति बहुतों की है। वो एक महाकाव्य था, है हमारे जन जन में उसकी गूंज है, और उसका बहुत उसका प्रभाव है, तभी तो 8.25 करोड़ लोग देख रहे थे। एक महाकाव्य हमारे जीवन में, हमारे आसपास, हमारे सामने घट रहा है, जो आपने अभी अभी देखा। ये हमारे जीवन का सच है। ये एक स्त्री चली जा रही है एक राजपथ पर, उसकी गोद में एक बच्चा है, वो हमारे युग की सीता है, और उसकी गोद में लव है। वो सूरत से इलाहाबाद पैदल जा रही है, और हमें से अगर 80 लाख लोग भी उसकी दारुण दशा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखें, तो शायद इस समय की जो सत्ता है उसको चुल्लू भर पानी में शर्म से डूबने की कुछ, जिसे कहा जाए, कुछ भावना शायद पैदा हो। आज 24 तारीख के बाद से, जब से लॉकडाउन हुआ है, और हम आज 3 मई को बात कर रहे हैं, 4 मई को बात कर रहे हैं, अब तक लगातार मजदूर सड़कों पे चले जा रहे हैं। सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर वो अपने घर पैदल जा रहे हैं। कहने को सरकार ने अब ऐलान किया है 1 महीने, सवा महीने बाद, कि उसने रेल चला दी है, बसों की परमिशन दे दी है। और इतनी बेहूदगी की खबरें आ रही हैं कि इन मजदूरों से, जिनके पेट में दाना नहीं है, पानी नहीं है, उनसे किराया मांगा जा रहा है। वो कहीं बस हायर कर ले रहे हैं, बहुत से लोग चंदा करके, कर्जा लेके, तो उसके परमिट को रिश्वत लेने वाले रास्ते में खड़े हैं। परमिट एम्प्लॉय नहीं हो पा रहा है, बॉर्डर पे लाठियां उनको मारी जा रही हैं। क्या व्यवस्था है? और अगर आप इतने अव्यवस्थित हैं, तो माफ कीजिएगा, आप उस पद के योग्य नहीं है जहां पर आप बैठे हैं। आपने इस देश को एक महामारी की व्यवस्था करने के चलते उसके इतने ज्यादा लोगों को इतनी तकलीफ में डाल दिया, और आप अभी तक कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। आप उत्सव मना रहे हैं। किस बात का आप उत्सव मना रहे हैं भाई? करोड़ों लोगों को सड़क पे पैदल उतार देने का उत्सव मना रहे हैं आप? शर्म नहीं आ रही आपको? ये जो अभी आपने देखा, ये किसान है, उत्तर प्रदेश का किसान है। ये अपनी सब्जी नाले में फेंक रहा है। इसलिए फेंक रहा है कि इसकी सब्जी की लाने ले जाने की मंडी तक, और मंडी में जो बेचने की कुल लागत है, मंडी में कोई ग्राहक नहीं है। क्योंकि जो लाकबंदी है, जो लॉकडाउन किया गया है, ये करने वाले व्यवस्थापकों को ये पता ही नहीं था कि वो किसान की सब्जी बिकेगी कैसे, उसके लिए क्या इंतजाम करना चाहिए। उन्होंने लॉकडाउन कर दिया और आपकी किस्मत को भी लॉक कर दिया। तो किसान अपनी सब्जी लेके आया था, अब उसको उसका ट्रक का भाड़ा भी देना है, और उसका पैसा तो निकलना नहीं है, और सब्जी कोई खरीदार नहीं है, तो नाली में फेंक रहा है। लेकिन उसकी त्रासदी देखिए कि वो जिस प्लास्टिक की थैली में उस सब्जी को भर के लाया है, नाली में फेंकते हुए उस प्लास्टिक की थैली को बचाने की कोशिश कर रहा है। उस प्लास्टिक की थैली की कीमत कितनी है? आप सोचिए कि उस किसान की आर्थिक स्थिति कहां है कि उस प्लास्टिक की थैली जिसकी कीमत
10 पैसे 15 पैसे होगी, वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। ये उसकी आर्थिक स्थिति का गवाह है। हमारे उत्तर भारत में बहुत सारे इलाकों में इस लॉकडाउन की अव्यवस्था के चलते, आप लॉकडाउन करें कोई डाउन करे, व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप लोगों को ऐसे मरने के लिए, एक खतरे से बचाने के लिए दूसरे उससे 10 गुना बड़े खतरे में कैसे डाल सकते हैं? यही हो रहा है। ये देखिए दूसरा दृश्य, ये आम जो आपको भी 100 रुपए 150 रुपए में मिलेगा, अगर अब तो मिल ही नहीं रहा, आसान नहीं, लेकिन वो किसान के लिए वो 50 रुपए बोरी फेंकने को तैयार है। सारे कृषि उपज का और खासकर सब्जियों वगैरह का उत्तर भारत में यही बुरा हाल है। दिल्ली और हरियाणा की लड़ाई में बॉर्डर पे सब्जियां रोक दी गई हैं। अब हरियाणा के किसान की सब्जी कौन लेगा, इसका ये फैसला किसी को नहीं करना, रोक दिया उन्होंने। मरो आप। 500 रुपया दिया है ना प्रधानमंत्री जी ने, मिला है आपको कि नहीं? 500 में आपका काम नहीं चल रहा है। ये हाल है, कुव्यवस्था का जश्न हो रहा है इस देश में। ये अव्यवस्था क्यों है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। 13 मार्च को भारत सरकार ने कहा कि हमारे इस महामारी का हमारे देश में कोई खास असर वसर नहीं है, हमें इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। 18 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो बजट सत्र है वो अप्रैल 3 तक चलेगा, और 20 को आप अनाउंस करते हैं कि एक दिन के लिए हम अपनी ओर से स्वेच्छा से एक दिन का लॉकडाउन खुद के लिए करेंगे, और उसके ठीक दूसरे दिन बाद आप अनाउंस करते हैं कि 24 तारीख से इस देश में लॉकडाउन हो जाएगा और संसद आप बंद कर देते हैं। तो आप अव्यवस्थित खुद हैं, सूचनाओं के स्तर पर और दूसरे स्तर पर भी। 30 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सारी दुनिया के देशों को, जो उनका उच्चतम स्तर है किसी भी इस तरह की बीमारी पर दुनिया को सावधान करने का, सर्वोच्च, जैसा उन्होंने अपने इतिहास में 4-5 बार ही किया है, उसी में से एक स्तर पर उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया था। जो प्रचार है वो दूसरा है, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है, और ये ऑन रिकॉर्ड है। तो हमें भी पता था, लेकिन पूरी फरवरी तो हम ट्रंप साहब का स्वागत कर रहे थे। नतीजा क्या है कि जिस अहमदाबाद में ट्रंप साहब आए थे, उस अहमदाबाद में, इस देश में किसी एक शहर में सबसे ज्यादा कोरोना से मरने वालों की संख्या हो गई है, और गुजरात में लोगों की कैजुअलिटी का रेट सबसे ज्यादा है। उसी गुजरात से, सूरत से सबसे ज्यादा मजदूर निकलकर सूरत और उसके चारों तरफ से देश भर में वापस लौट रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश बिहार में। लगातार जो आप तांता देख रहे हैं, अभी आप देखिए साइकिल से लोग चले जा रहे हैं, सब वहीं से आ रहे हैं। वो जो महिला आपने शुरू में देखी वो वहीं से आ रही थी। कल हमने एक स्टोरी की थी कि एक बस वहां से परमिट लेके आ रही थी, चंदा करके 2.25 लाख रुपए जुटा के बस लोगों ने अरेंज की थी, 2.5-3 लाख रुपए दे के। जब वो मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे पहुंचे तो वहां कोई, जो अभी गृह मंत्रालय का नया आदेश है, उसकी सूचना ही नहीं पहुंची थी, उन्होंने उसको नहीं आने दिया। आज की खबर यह कि वो बेचारे वहां से लौटा दिए गए लाठीचार्ज करके। ये जो अव्यवस्थाएं हुई हैं महोदय, ये सब आपके व्यवस्थापन की अव्यवस्थाएं हैं। और अब ये हो रहा है कि किसान अपनी उपज बेच पाने की स्थिति में नहीं है, और मजदूर अपने घर जा पाने की स्थिति में नहीं है, लाठी खाने की स्थिति में है। तो आपने क्या किया है? ঠিক আছে কান্নাকাটি করো না। অফিসি তুমি এইটা ধরে নাও। नस भी लगी हुई है। देखिए क्या लापरवाही है, जो बोतल निकाल के क्या लावारिस मरीजों का ऐसा हाल होता है। शर्म आनी चाहिए यहाँ के अस्पताल के स्टाफ को। लाखों रुपए खर्च सरकार करती है, कितनी मदद करती है, और उसके बावजूद कहीं कोई इनकी मदद नहीं हो रही। अभी जो आपने स्क्रीन पे देखा, इस तरह के चित्र और इस तरह की खबरें अब आने लगी हैं। बहुत सारी जगहों पर जो ऐसे लोग थे जिनके ऊपर कोई ठिकाना नहीं था, परिवार नहीं था, या परिवार ने त्याग दिया था,
बहुत विपन्नता थी, गरीबी थी, सड़कों पर पलते थे। लॉकडाउन ने उन्हें भेज दिया सड़क के पीछे, लेकिन उनके पास कोई ठिकाना नहीं था। मान लीजिए वो बीमार हुए तो कहाँ जाए। और बीमार होने वालों के लिए बड़ी दिक्कत लॉकडाउन में ये हो गई है कि कोई प्राइवेट अस्पताल अब किसी बीमार को भर्ती करने से पहले चाहता है कि वो पहले ये टेस्ट करा के आए कि उसको कोरोना नहीं है। और कोरोना का टेस्ट कराने जब वो किसी सरकारी अस्पताल में जाता है तो सबसे पहले उसको पकड़ के किसी क्वारंटाइन में बंद कर दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी सूचनाएं आ रही हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग इसकी वजह से शिकार हो जा रहे हैं। और बाद में एक केस में लखनऊ से आया है जिसमें उनकी मृत्यु होने के बाद रिपोर्ट उनकी निगेटिव आई, लेकिन वो किसी अस्पताल में इसलिए भर्ती नहीं हो सके कि उनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं था। और ये तो सूचनाएं बहुत सारी हैं कि बहुत सारे मामलों में जो रिपोर्ट आ रही है कोरोना की वो मरने के बाद आ रही है आदमी के, तो उनको है या नहीं है। और जिसको नहीं है वो इसलिए मारा जा रहा है कि वो इलाज नहीं पा रहा है, और जिसको है वो तो इसलिए मारा ही जा रहा है कि उसको कोरोना है और इलाज नहीं हो पा रहा है। तो हमने जो व्यवस्था की है वो दरअसल इतनी अव्यवस्था कर दी है कि उससे इस तरह के दृश्य सामने हमारे निकल के आ रहे हैं। आप देखिए कि ये अभी वीडियो देखिए, ये मजदूर हरियाणा में कहीं से चिल्ला रहे हैं, वीडियो बना बना के लोग भेज रहे हैं, जहां भेज सकते हैं, जहां उनकी सामर्थ्य है, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि हमको हमारी व्यवस्था कर दीजिए, हमको हमारे घर पहुंचा दीजिए, हमको हमारे घर जाने दीजिए, हमको हमारे घर पहुंचा दीजिए। ये सब करने वालों की वीडियोस, उनके अपने जितनी भी विचारों की सामर्थ्य है, पहले वो सरकारी दरवाजों पर चिल्ला चिल्ला के, बोल बाल के, फोन कर करके, हेल्पलाइंस में भटक के थक गए हैं, तब ये प्रयास कर रहे हैं। इनमें से कुछ प्रयास मीडिया में भी पहुंच जाते हैं, और उसमें से बहुत सारा मीडिया तो किसी चीज़ को कुछ दिखाता नहीं है। कभी ऐसी चीज़ हम लोगों तक पहुंच जाती है तो आप लोगों तक हम पहुंचा देते हैं, वरना उनका दुख उन तक ही सीमित रह गया है। और श्रीमान चौटाला जी से हमारा निवेदन है, दुष्यंत चौटाला जी से, कि हम लोगों को यूपी भेजा जाए। यूपी के रहने वाले, जिला सीतापुर के रहने वाले हम लोग हैं, हम लोगों को वहाँ भेजा जाए। घर पर बहुत काम धंधा, हम लोग कुछ वहाँ गेहूँ खड़े हुए कुछ कटा नहीं पाएंगे, घर पर कोई घर पर है भी नहीं। हम लोगों को यहाँ से बहुत जल्दी निकाला जाए, नहीं तो हम लोग बहुत समस्या में इस टाइम फंसे हुए हैं सर। जिन मजदूरों को रास्ते में क्वारंटाइन करने के लिए पकड़ लिया गया है, जो पैदल आ रहे थे, उन क्वारंटाइन सेंटर्स में उनकी स्थिति यह है कि न उनको पीने का पानी मिल रहा है, न खाना मिल रहा है, कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता है। एक वरिष्ठ पत्रकार है, हम लोगों के सीनियर थे, वीरेंद्र सेंगर जी ने अपनी पोस्ट में पिछले हफ्ते लिखा था कि उनकी कॉलोनी से नोएडा प्रशासन जो है वो खाना इकट्ठा करता था। ऐसी बहुत सी कॉलोनियां हैं जिनके RWAs जो है पैक्ड खाना घरों में बनवा के और प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं कि जिससे जिन लोगों के पास खाना नहीं है, माइग्रेंट लेबर जा रहे हैं, बहुत सारे हैं, उनको कुछ खाने की मदद हो जाए। तो ये खाना जो कलेक्शन करने वाली व्यवस्था थी, उन्होंने कहा शुरू में तो 3-4 दिन उसमें जोश था, उसके बाद उसमें ठंडक आ गई, और जो सुबह खाना इकट्ठा होना था 2 बजे दिन तक, वो शाम को 7-7 बजे उठाया जा रहा था, और जो 7 बजे उठाया जा रहा था वो अगले दिन जाहिर है कि सर्व किया जा रहा था। तो एक एक दिन पुराना बासी खाना, और किस समय किसको कहाँ दिया जाए कहाँ न दिया जाए, ऐसे वीडियोस फिर सामने आए। ये इलाहाबाद का वीडियो है, क्वारंटाइन सेंटर में केला बांट रहे हैं, आप देखिए उनकी क्या हालत है कि वो टूट पड़ रहे हैं, बेचारे भूखे होंगे, बुरे हाल में होंगे। तो एक आदमी केला लेके जब सरकारी अफसर आता है तो वो लगभग छीनने की हालत में पहुंच जाते हैं। तो ये जो आप मतलब कोई भी काम करते हैं तो उसका कुछ हिसाब किताब होता है, कोई तौर तरीका होता है, कुछ मैन पावर होती है, कुछ उसका मटेरियल होता है। जब ये सब नहीं होता तो फिर इस तरह की दुर्व्यवस्था होती है। भूखे रह सकते हैं, दवाई गोली के बिना नहीं रह सकते हैं। कोई का ऐसा भी है जिनको रोटी भी नसीब नहीं हो रहा। सरकार क्या कर रही? कुछ भी नहीं कर रही सरकार, बस भेज दे रहे कैमरा वालों को, वीडियो वाले कुछ भी नहीं करते हैं। राशन सही तो पैसे हैंगे, पैसे ऐसे सही है, दवाई गोली भी आ सकती हैगी। राशन अपने खा लो, बच्चे बीमार पड़े, कहाँ जावे, मर्जी आवे, बीमारी से ज्यादा मर रहे हैंगे। वैसे नहीं, भूख में नहीं मर रहे, बीमारी से ज्यादा बच्चे। अब जो सरकार ने फैसले किए हैं, एक बहुत लंबा चौड़ा ऐलान किया था 26 तारीख को निर्मला सीतारमण जी ने, 26 मार्च को ही, कि हमने 2.25 लाख करोड़ के आसपास अरेंज किया है इस परिस्थिति से निपटने के लिए, और ऐसे सेक्शंस को मदद करने के लिए जिनको ऐसी स्थिति में खाने पीने और दूसरी दिक्कतें हो सकती हैं।
इस बारे में उन्होंने बताया था कि औरतों को 500 रुपये मंथली अगले 3 महीनों में 500 रुपये हर महीने मिलेगा औरतों को इन जनरल। उन्होंने कहा था कि बहुत सारी औरतें जो उनके यहाँ रजिस्टर्ड हैं, और ये करीब 20 करोड़ की संख्या बताई गई थी जिनको जनधन खातों के तहत ये पैसा मिलेगा। जनधन खाते उनके हैं जो पोरर सेक्शन है समाज के। एक अच्छी बात थी। 8.3 करोड़ लोगों को उन्होंने कहा इसलिए फायदा होगा कि उनको 3 महीने एलपीजी के अपने सिलेंडर्स का बिल नहीं देना होगा, इनको उज्ज्वला योजना में जिनको ये सिलेंडर्स मिले हैं। तीसरा उन्होंने बताया था कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो अगर लोन वगैरह लेते हैं तो उसकी सीमा उन्होंने बढ़ा दी है उसमें काम करने वालों की, और इससे उन्हें उम्मीद थी कि 63 लाख ऐसे ग्रुप हैं जो 7 करोड़ घरों से जुड़े हुए हैं, ये लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। ये बड़ा टिकलिश सा है, इस पे बाद में मैं बताऊंगा। और बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो माइग्रेंट वर्कर्स में से एक बड़ा हिस्सा उसमें से आता है, उनकी संख्या जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं सरकार के साथ वो कुल 3.5 करोड़ है, जबकि सारे अनुमान है कि ये संख्या करीब 14 करोड़ है इस देश में। और ये 3.5 करोड़ लोगों के लिए 31,000 करोड़ रुपए का फंड इन्होंने कहा राज्यों के पास और केंद्र के पास एक योजना में अवेलेबल है, उसमें से इनको डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसके बाद राज्यों और उनका जो अपना था वो हिसाब किताब था, और थोड़ा सा था कि मनरेगा में वो 182 रुपए की जगह 202 रुपए कर देंगे, और इससे जो है उनके हिसाब से 5 करोड़ फैमिलीज को 2,000 रुपए की अतिरिक्त आय होगी। अब मैं और 1,000 रुपए उन्होंने कहा था ओल्ड एज में जो 60 साल से ऊपर वाले लोग हैं वो विधवाओं को, ओल्ड एज वाली भी जो विधवाएं हैं इनको, ये करीब 3 करोड़ इस तरह के लोग हैं जिसमें ऐसे लोग भी हैं जो अपंग हैं, इन सब लोगों को करीब 3 करोड़ ऐसे लोगों को वो इस तरह से मदद करेंगे। इन सारी योजनाओं का मैंने हिसाब जोड़ा कि 40 करोड़ के आसपास कहीं पहुंचता है। हमारे देश में जो आंकड़े हैं जो विश्व बैंक के अध्ययन में और हमारे देश की अपनी एनएसएसओ के अध्ययन में उपलब्ध हैं, पता नहीं सरकार ने उन आंकड़ों को उस तरह से देखा कि नहीं, क्योंकि एक ही आंकड़े से नजर आ जाता है कि जब आप कुल 3.5 करोड़ लेबर की बात करते हैं जो कि सारे अध्ययन में 14 करोड़ के आसपास है, वो बढ़ गया होगा, ये पुराना अध्ययन है। हमारे यहाँ 47% सेक्शन, जब हम पॉवर्टी का अध्ययन करते हैं तो उसमें समझ में आ जाता है। आबादी का 47% ऐसा है जिसके पास मुश्किल से 1 या 2 दिन की बचत का पैसा होता है, वो रोज कमाता रोज खाता है। और 47% से 87% तक ये सब आंकड़े विश्व बैंक द्वारा एनएसएसओ के मतलब राष्ट्रीय हमारा जो सांख्यिकीय विभाग है उसके आंकड़ों के तहत अध्ययन करके रिपोर्ट में सन्नद्ध है। तो 47% से 87% तक वो सेक्शन है जिसके पास 15-20 दिन का बचत होती है, जो बहुत घसीटे तो 1 महीना घसीट सकता है अपनी बचत से अपनी जिंदगी। तो 47% तक तो बिल्कुल हैंड टू माउथ है, 1-2 दिन का मामला है, उसको रोज कहीं न कहीं कुछ इंतजाम चाहिए। और उसके बाद वाला जो सेक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा 20 दिन सरवाइव कर सकता है। हम उसे बहुत ढील दे दें तो 1 महीना मान लें, वो जो बीत चुका है आपके लॉकडाउन का। तो यानी ये सेक्शंस ऐसे हैं जो करीब 87% इस देश की आबादी है, यानी 111 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जिनको मदद की दरकार है। तो महोदया, हमारे प्लानिंग बनाने वाले, आपने जो कुछ भी जोड़ा घटाया ये 40-42 करोड़ में जाके खत्म हो जा रहा है, तो आप करीब करीब जो है 70 करोड़ लोगों को तो अपने गिनने विनने में ही छोड़ दे रहे हैं भाई। यानी 70 करोड़ लोगों के लिए तो आपके ये आंकड़े खुद बता रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया, उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया है। तो इस समय इस देश में ये बहुत जरूरी है, जो विद्वानों ने बात करके हिसाब किताब लगा के बताया है कि करीब 65,000 करोड़ रुपए हमें तुरंत अपनी इकोनॉमी में लोगों की सहायता के लिए डालना चाहिए, जिससे लोग, अगर आपको लॉकडाउन रखना है तो उस दौरान जीवित रहें, वो किन्हीं दूसरी चीजों से, भूख से न मरे और भूख से जनित रोगों से न मरे, और जो इस तरह की और चीजों से रोग पैदा होते हैं, रोगों का इलाज न करा पाने की स्थिति में न मरे। ऐसा ना हो कि कोरोना से हमारे यहाँ जो संभावित कैजुअलिटी हो उससे 10 गुना ज्यादा बड़ी कैजुअलिटी हम इस तरह की अव्यवस्था से पैदा कर लें। ये विशेषज्ञों के और अध्ययनकर्ताओं के अनुमान है। सरकार को इन सब चीजों को कंसीडर करना चाहिए। और सबसे पहले जो इमीडिएट प्रॉब्लम माइग्रेंट लेबर्स की है, आप इनको तत्काल फ्री ऑफ कॉस्ट इनके घर पहुंचाइए और इनके घर में राशन पहुंचाइए। ये काम आप तुरंत करिए,
वरना आपने जो अव्यवस्था फैला रखी है और उसमें आप उत्सव मना रहे हैं, हेलीकॉप्टर से फूल बंटवा रहे हैं, वहां आपका कश्मीर में मेजर और कर्नल की आतंकवादी हमले में डेथ हो रही है, तो ये जो विद्रूप है ऐसा नहीं होगा। और इवेंट न बनाइए, ये एक समस्या है, इस समस्या को मानवीय ढंग से हल कीजिए, वरना ये बहुत ही दुख दे रही है। ये और बात है कि मीडिया के एक बहुत बड़े हिस्से में आपने चापलूसों की भरमार कर ली है, तो इस तरह की खबरें जो सत्य हिंदी जैसे पोर्टल आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको कड़वी लगती हैं, वो आप तक पहुंचती नहीं, ना आप उनको देखना चाहते हैं। आप हरी हरी घास देख के बहुत खुश हैं कि सब कुछ बहुत सुंदर है, लेकिन सुंदर उतना है नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, फिर हाजिर होंगे यही सब लेके। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।